नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 11वीं की संस्कृत जो हम पढ़ रहे थे। उसी 11वीं की संस्कृत का हमारा पाठ चल रहा था गांधिनः संस्मरणम। गांधिनः संस्मरणम पूरा पाठ पढ़ लेने के बाद समझ रहे ना कि पूरे पाठ को मैंने पहले पार्ट के रूप में पढ़ा, वन पार्ट, सेकंड पार्ट, फिर इसके बाद हम लोगों ने उसका अभ्यासकार किया। अभ्यासकार समझ रहे हैं ना, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उसको किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को देखा। ठीक, अब हम देख रहे हैं उसके लिए क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न। और परीक्षा उपयोगी प्रश्न और मोस्ट का नाम जहां सुन लिया तो समझ लो ऐसा लगता है कि अब ये एक भी प्रश्न हमारे द्वारा छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा से संबंधित होने वाले हैं। ठीक, और ऐसा भी है कि इनमें से कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि जो हमारी परीक्षा में तो हमारे लिए 1 नंबर की बढ़ोतरी कर दे। इसीलिए मोस्ट का नाम जब छोटे में पढ़ा करते थे ना, 6th से 7th 8th 9th 10th, तो ये लगा करता था कि कोई हमारी बुक में, नोटबुक में हमें कुछ क्या करवा दे, मोस्ट लगवा दे, कुछ 2-4 मोस्ट लगवा दे, कुछ हर क्वेश्चन हर चैप्टर से 2-4-5 बता दे कि इतने में से आप याद कर लीजिए। तो मतलब इतनी प्रसन्नता होती थी, इतनी खुशी होती थी कि मतलब मोस्ट मिल गया, फिर इसके बाद और कुछ पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा आप ये मान के चलिए कि 11th के बाद, वो 10th के बाद 11th 12th ग्रेजुएशन आप पीजी कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं चलता है। देखिए, इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपको लाभ होगा। चलिए, लिखा हुआ है कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक गांधिनः संस्मरणम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हम चलते हैं आगे उसी क्रम में, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ज़्यादा देर करने का समय भी नहीं है। पहला प्रश्न देखते हैं। देखें, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, महात्मा गांधिनः आत्मकथा कस्याम भाषायाः वर्तते। महात्मा गांधी की आत्मकथा या महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा कस्याम माने किस, भाषायाम माने भाषा में, वर्तते माने की। ठीक है ना, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है या किस भाषा में लिखी गई। तो अब यहां से एक बात याद रख लेना कि जो भाषायाम का रूप बना हुआ है ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। क्या है ये? सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है भाषायाम। पूछो कैसे बनता है, क्यों बनता है, यहां कैसे आपने कह दिया है कि कस्याम यहां लगेगा हमारा। तो इसके लिए आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से हम रमा के रूप देखते हैं, जिस प्रकार से हम पुष्पा के रूप देखते हैं, जिस प्रकार से हम लता के रूप देखते हैं, तो इनमें हमें लास्ट में बड़ा आ दिख रहा है। लास्ट में बड़ा आ लगा हुआ है ना, माँ में बड़ा आ, पुष्पा में बड़ा आ, लता में बड़ा आ। तो बड़ा आ देख लिया, तो भाषा में भी आप देख लीजिए कि कौन सा लगा हुआ है। देखें जरा, भाषा में भी तो बड़ा आ लगा है ना। तो जब इनमें सब में बड़ा आ लगा है तो हम इनको कहेंगे आकारांत। क्या कहेंगे? आकारांत। और आकार, आकार, अंत, अंत का मतलब होता है लास्ट। लास्ट में जो वर्ण लगा होता है वही कहलाता है उसका आकारांत, ईकारांत, उकारांत, रीकारांत। जैसे कोई भी शब्द आ जाए, जैसे ये राम लिखा हुआ है, राम, तो इसमें छोटा आ लगा हुआ है तो ये अकारांत होगा, इसमें बड़ा आ तो ये आकारांत। जैसे इसमें लगा हुआ है हरि, तो ये इसमें छोटी री लगी है, छोटी ई, तो ये हो जाएगा इकारांत। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम कि जैसे इसमें ये इन्होंने दे दिया आकारांत स्त्रीवाची शब्द है और हम रमा के रूप लिखेंगे तो रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमायाः, रमायाः, रमायाम, रमायाम। ठीक है, तो यहीं से लिया है, याद रखिएगा। यहां से एक प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन भी है, संबोधन, संबोधन में आ जाएगा हे रमे। क्या आएगा? हे रमे। इस प्रकार से हमारे रूप चलते हैं।
तो इस रूप के आधार पर जब हम देखेंगे रमा रमाम रम्या रमायै रमाया रमाया रमायाम हे रमे पुष्पा पुष्पाम पुष्पया पुष्पायै पुष्पायाः पुष्पायाः पुष्पायाम हे पुष्पे लता लताम लतया लतायै लतायाः लतायाः लतायाम हे लते। आपका दिमाग इधर होना चाहिए, बिना देखे अध्ययन नहीं होता, ठीक है ना। जब याद हो जाएगा तो आप भी कर लेना, आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक। तो इसी के साथ में हम भाषा का शब्द जोड़ते हैं, भाषा भाषाम भाषया भाषायै भाषायाः भाषायाः भाषायाम हे भाषे बन जाएगा। इसी में आप सीता के जोड़ दीजिए, सीता सीताम सीतया सीतायै सीतायाः सीतायाः सीतायाम हे सीते बनेगा कि नहीं बनेगा। सीमा के जोड़ दीजिए, सीमा सीमाम सीमया सीमायै सीमायाः सीमायाः सीमायाम हे सीमे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस आधार पर जब हमें ये पता चल जाता है कि आकारांत स्त्रीवाची सारे शब्द हमारे इस प्रकार से चलेंगे, तो यहाँ पर भी उन्होंने देखिए भाषायाम लगा है और सप्तमी का एक वचन, जैसे यहाँ रमायाम बना, यहीं पुष्पायाम बनेगा, यहीं लतायाम बनेगा, यहीं भाषायाम बन जाएगा सप्तमी विभक्ति में। और सप्तमी विभक्ति में भाषायाम तो मैं का अर्थ निकलेगा, किसका अर्थ निकलेगा, कारक चिन्ह, क्योंकि इसका कारक चिन्ह क्या है देखें जरा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा से या के द्वारा, रमायै संप्रदान को के लिए, को के लिए, पंचमी में आ जाए अपादान से, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, षष्ठी में आ जाएगा का के की, सप्तमी में अधिकरण में पर, ये कारक चिन्ह हो गए, ठीक है। अब यहां से देखेंगे महात्मा गांधी महात्मा गांधी की आत्मकथाम, आत्मकथा स्वयं की कथा जो उन्होंने पुस्तक लिखी है आत्मकथा, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा कस्याम माने किस भाषा में, कस्याम में षष्ठी विभक्ति है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहा कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन कौ कौ काभ्याम काभ्याम कयोः काभ्याम 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 कयोः कयोः हे कौ, ठीक। इस प्रकार संबोधन नहीं होता है, कयोः कयोः हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा कहा कहा कान कई केभ्या केभ्या केसाम केसु बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमारा इसमें, तो उन्होंने कहा महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो कस्याम किस भाषा में है, तो किस भाषा में, तो मैं का अर्थ यहां निकलेगा और इसका मतलब होगा किस भाषा में, किस भाषा में है। तो महात्मा गांधी की भाषा किस भाषा में लिखी गई, किस भाषा में है प्रवर्तित है, किस भाषा में देखी गई, तो यहां से निकलेगा अर्थ। अब याद रख लेना, आपने अगर पाठ परिचय को अच्छे से पढ़ा होगा, अगर पाठ परिचय को ध्यान में दिया होगा तो आपको पता होगा। देखिए साधारण सी बात है, पाठ पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि जो हम अभ्यासकार में और जो हम अभ्यासकार के साथ फिर कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को करते हैं, कुछ एमसीक्यूज वगैरह करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, तो इनमें हमें ज़्यादातर सहारा ना लेना पड़े किस चीज़ का, ये नोटबुक का। इसलिए क्योंकि हमने पाठ को अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो हमारे दिमाग में ही सादा सीधा प्रश्न आता है। आपने अगर पाठ परिचय को देखा होगा तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी की आत्मकथा में उन्होंने अपने 36 वर्ष के जीवन काल को एकत्रित करते हुए आत्मकथा में विवरण किया है और उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती में आत्मकथा का क्या किया, लिखा है। आत्मकथा को उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखा क्योंकि उनका जन्म भी क्या है, वहीं का है, गुजरात क्षेत्र का है। और राजकोट को वो अपना हृदय कहते थे, राजकोट को अपना हृदय मानते थे क्योंकि वहां उनको बहुत अच्छा लगता था, ठीक। सारी जैसे उन्होंने आंदोलन भी किए तो बहुत सारे आंदोलन उन्होंने वहीं से प्रारंभ किए हैं। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी की जो भाषा है, जो आत्मकथा है, इसको अनेक भाषाओं में विश्व में भी
अनेक अनेक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। और अनेक भाषाओं की बात करें हम तो अनेक भाषाएं ऐसे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहें तो जर्मन भाषा, ठीक है ना, फ्रेंच भाषा हो गई, मंदारिन भाषा हो गई, चीनी तिब्बती मंदारिन भाषा है ना, तो ऑस्ट्रिक भाषा हो गई, अरेबियन भाषा हो गई। तो ये लैंग्वेज जितनी भी है ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय। और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी कई हमारे क्षेत्रीय बोलियों के आधार पर भी और भाषाओं के आधार पर भी इसको अनुवादित किया गया है। जैसे बात करें हम कि भोजपुरी, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं और हिंदी आदि भाषाओं में इसका अनुवादन किया गया है। तो इसीलिए इसके लिए कोई विशेष रूप से एक भाषा का अनुवादन नहीं आया है, अनेक अनेक भाषाओं में इसका विश्व प्रसिद्ध में विश्व के आधार पर इसमें विवरण दिया गया है आत्मकथा का। और संस्कृत में इसका अनुवादन जो हुआ है गुजराती से संस्कृत में, तो संस्कृत में किया गया है हॉस्केरे नागप्पा शास्त्री जी के द्वारा संस्कृत में किया गया और उन्होंने इसे सत्यशोधन का नाम भी दिया है। क्या नाम दिया है? सत्यशोधन का। यह पाठ परिचय में आपके स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अगर हम पाठ परिचय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि पाठ परिचय हमें बहुत कुछ सिखा देता है और जितने सारे प्रश्न बनते हैं हमसे सब पाठ परिचय में लगभग मिल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो महात्मा गांधीना आत्मकथायाम कस्याम भाषायाम वर्तते, ये प्रश्न आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप देख लीजिए, आगे देखें, इसमें लिखा हुआ है महात्मा गांधीना आत्मकथा गुजराती भाषायाम वर्तते। अब सीधा देखिए, पाठ परिचय को हमने सुना, पाठ परिचय को जैसे ही सुन लिया तो ये मान के चलिए कि हमसे प्रश्न क्या पूरा बन गया, दिमाग में हमारे छा गया है। क्या चीज? कि यह गुजराती भाषा में उनकी स्वयं की जो मातृभाषा के रूप में वह कहते हैं अपने आप गुजराती को, तो उसी भाषा में इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपको समझ में आया है कि नहीं? अगर पहला प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो अगला प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है गांधीनः आत्मकथायाः संस्कृत भाषायाम किम अभिधानम अस्ति। ठीक, अभिधान का मतलब जानते हैं क्या? अभिधान का मतलब होता है पहचान। अभिधान का मतलब क्या होता है? पहचान। और उन्होंने ये कहा कि संस्कृत भाषा में आत्मकथा को क्या पहचान मिली, किस नाम से पहचाना गया, तो ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी इस प्रश्न पत्र इसमें। चलिए देखिए, इसमें लिखा है गांधी की आत्मकथाया माने आत्मकथा को, गांधी की या गांधी ने आत्मकथा को संस्कृत भाषा में क्या पहचानम अस्ति, क्या अभिधानम अस्ति। ठीक, तो यहाँ कथायाह लिखा हुआ है तो ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है ना, और को का अर्थ निकल रहा है। अब हमने ऐसे कैसे कह दिया कि षष्ठी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति कैसे कह दिया है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये षष्ठी विभक्ति है? साधारण सी बात है ना कि हमने तो चलिए हमको मालूम है तो मैंने इसको कह दिया षष्ठी विभक्ति है। आप जैसे पूछें कि सर इसमें कैसे इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमें ये देखना है कि आत्मकथा से हमें कोई मतलब नहीं है, आत्म से कोई मतलब नहीं, सीधा कथा देखना है। इसमें मूल शब्द क्या है? कथा। अब कथा मूल शब्द है तो तत्काल हमने क्या कर लिया है, हमें अर्जेंट में यही देख लेना चाहिए सबसे पहले कि कथा शब्द हमने मूल शब्द को लिखा और इसके अंतिम पद क्या है। अंतिम पद हमारा क्या है? इसमें था, और अंतिम वर्ण जो हमारा है था उसके साथ में बड़ा आ लगा हुआ है। क्या लगा है? बड़ा आ। और जब बड़ा आ लगा हुआ है तो यह हमारा जो बड़ा आ है, ये अगर हम इस बड़ा आ को निकाल देते हैं ये, तो था हमारा ऐसा हो जाएगा, ये हमारा ऐसे निकल जाएगा, तो ये हमारा कैसा हो गया? आकारांत। कैसे हो गया? आकारांत। और आकारांत कथा शब्द स्त्रीवाची है। क्या है? स्त्रीवाची। और स्त्रीवाची कैसे पता चला? तो कथा सुनता है कि कथा सुनती है? कथा सुनी जाती है। क्या कर जाती है? कथा सुना जाता है कि कथा सुनी जाती है? साधारण अर्थ निकाल ली। तो स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग है तो फिर हमने अभी बताया है, जस्ट इसके पहले ही हमने आपको किसके रूप बतलाए हैं? रमा के, पुष्पा के बतलाए हैं कि नहीं? सीता के, भाषा के। अब भाषा के जब रूप देख लिए हैं तो यहीं पर कथा लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? ये कथा लिख गए, सब एक से लग रहे होंगे आपको सारे। ठीक, अब इसमें देख लीजिए, आप मिलाएंगे रमा रमाम रमया रमाये रमाया रमायाम हे रमे,
पुष्पा पुष्पां पुष्पया पुष्पायै पुष्पायाः पुष्पायाः पुष्पायां हे पुष्पे सीता सीतां सीतया सीतायै सीतायाः सीतायाः सीतायां हे सीते भाषा भाषां भाषया भाषायै भाषायाः भाषायाः भाषायां हे भाषे कथा कथां कथया कथायै कथायाः कथायाः कथायां हे कथे कथायाः 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 लगा हुआ है ना। षष्ठी विभक्ति पंचमी और षष्ठी में समान होता है, लेकिन पंचमी क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां अलग होने की बात नहीं हो रही है, यहां अलग होने की बात नहीं हो रही। यहां पूछा है कि गांधी की आत्मकथा संस्कृत भाषा में की किम माने क्या, किम माने क्या, और अभिधान का मतलब पहचान, अभिधान का मतलब पहचान। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जो यहां अभिधान शब्द आया है, आपने कालिदास की एक रचना बहुत अच्छी सुनी होगी। किसकी? कालिदास की। कालिदास को तो जानते हैं ना आप, अगर संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो कालिदास को तो जानते होंगे। उपमा सम्राट कालिदास, मूर्ख कालिदास, मूर्ख कालिदास आज संस्कृत जगत में क्या है? विद्वान, विद्वानों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ माना गया। पहले मूर्ख, लेकिन बाद में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों की उपाधियों में सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले कालिदास का नाम आता है। अब बात करें कालिदास की हम, तो कालिदास ने एक विश्व प्रसिद्ध नाटक लिखा जिसको आप लोग जानते होंगे, आपके जबान पर भी ये नाम होगा, आपके हृदय में उस नाम को गूंज रहा होगा कि ऐसा कौन सा नाम है विश्व प्रसिद्ध। याद रखिए, जिसका जर्मन विद्वान गेटे ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जर्मन विद्वान गेटे ने भी जिसकी प्रशंसा की है, शकुंतला की और दुष्यंत की, ठीक है ना। तो वो यहां पर कालिदास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था अभिज्ञान। क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक नाटक लिखा गया था, याद रख लेना। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। और कालिदास ने जब अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाम लिखा, तो इस अभिज्ञान का मतलब भी पहचान होता है। क्यों? अभिधान शब्द से ही अभिज्ञान बनता है, ठीक है ना। यहां मुद्रिका भी इसका अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? मुद्रिका, क्योंकि वहां आच्छोद सरोवर में शकुंतला की एक अंगूठी देते हैं जो दुष्यंत अपने नाम से लिखी हुई, वो अंगूठी गिर जाती है। अंगूठी को मुद्रिका बोलते हैं, ठीक है ना, अंगूठी को मुद्रिका बोलते हैं। रामचरितमानस में भी आया हुआ है कि जो जीत को सकह अजय रघुराई और माया से यह रची नहीं जाई, ये सीता जी ने कहा है। जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पेड़ पर बैठ करके क्या करते हैं? अंगूठी को लेते हैं और नीचे छोड़ देते हैं। कहां? जहां सीता मैया बैठी होती हैं, मां जानकी जहां बैठी होती हैं। क्योंकि जब हनुमान जी महाराज जाते हैं सीता का खोज करने के लिए, तो वहां जाने से पहले वो राम जी से ये कहते हैं कि प्रभु ऐसी कुछ पहचान तो दे दीजिए जिससे मां जानकी को ये विश्वास हो जाएगा कि ये प्रभु राम के ही दूत हैं। तब राम जी क्या करते हैं? अपनी मुद्रिका अंगूठी उतार करके दे देते हैं। और जब अशोक वाटिका में, और बाकी आपको पता है, आपने रामचरितमानस को, रामायण को अच्छे से देखा है, ज्यादा इतना तो समय नहीं है कि पूरी कथा को सुनाया जाए। सुंदरकांड की ये कथा है, और वहां ऊपर से लेकर के मुद्रिका को नीचे छोड़ देते हैं। तब मां जानकी कहती हैं, जीते को सकहीं अजय रघुराई, जीते को सकहीं अजय रघुराई, माया से यह रची नहीं जाई। अजय रघुराई अर्थात जिससे कोई नहीं जीत सकता है, ऐसे उससे कौन जीत गया? अजय रघुराई, अजय रघुवाई, ठीक है ना, जो कभी जिससे किसी कभी पराजित हो ही नहीं सकता है। इससे ऐसे रघुराई से, ऐसे हमारे रघुवर से कौन जीत गया? जीत को सकहें, जीत को सकहें अजय रघुराई, और कोई जीत सकता नहीं है। और माया से यह रची नहीं जाई, और यह माया से, जादू से बनाई नहीं जा सकती है यह अंगूठी। फिर हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी महाराज, यह मुद्रिका मातु में आनी,
यह मुद्रिका मातु में आनी, कहे राम कह सहदानी। माता यह मुद्रिका मैं लाया हूं और राम जी ने मुझसे कहा था कि ये लेके जाइए और मां जानकी आपको पहचान लेंगी। मैं राम का दूत हनुमान हूं, सेवक। इस प्रकार से तो ये अभिधान, यही मुद्रिका शब्द है। मुद्रिका शब्द भूलना नहीं चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आपको आगे चल करके अभी बहुत सारी परीक्षा देनी है कंपटीशन की। आपको ये कंपटीशन में देखिए, जब शिक्षा लाइन में है तो आपको शिक्षा, आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप यहाँ के जाने के बाद, जैसे 11th 12th के बाद आप कुछ भी पढ़ने के लिए आगे कंपटीशन, देखिए सबका एक उद्देश्य होता है। जॉब भी आपको चाहिए और जॉब के लिए ही व्यक्ति सब कोई पढ़ता है, अच्छे से शिक्षित हो जाए, ठीक है ना। तो आगे चल करके आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो वहां ये प्रश्न तो आपको रखा ही मिलेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का अभिधान का अर्थ क्या है, अभिज्ञान का अर्थ क्या है, तो आपको वहां मुद्रिका मिलेगा या पहचान मिलेगा। ठीक, तो यहां से ही हम क्यों ना तैयार कर लें, बाद में तो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो यहां उन्होंने मुद्रिका आया है। ठीक, तो अभिज्ञान शब्द में मुद्रिका शब्द आया है और यहां अभिधान आया है। अर्थात संस्कृत जगत में आत्मकथा की क्या पहचान है, आत्मकथा को किसके नाम से पहचाना जाता है, किस नाम से, क्या पहचान के रूप में उनकी बतलाया गया है। तो आपको मैं बता दूं, आत्मकथाया में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगी हुई। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम, अभी मैंने बताया कथाया कथाया कथायाम, भाषाया भाषायाम भाषायाम, तो यहां भाषायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो यहां अर्थ निकलेगा मैं का, ठीक है ना। तो यहां सप्तमी विभक्ति एक वचन का अर्थ लग जाएगा। तो गांधीना आत्मकथाया, गांधी की आत्मकथा संस्कृत भाषा में किस अभिधान माने किस पहचान से है, उसकी क्या पहचान है, क्या पहचान है, संस्कृत भाषा में क्या पहचान है। तो अब यहां देख लीजिए आप, किस गांधीना आत्मकथाया संस्कृत भाषायाम सत्य शोधनम अस्ति। गांधी की आत्मकथा संस्कृत में सत्य शोधनम नाम से क्या है, पहचानित जाती है और उसका नाम है, और ये विश्व प्रसिद्ध है, संस्कृत भाषा में है, याद रखिएगा सत्य शोधनम। अब दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जब यहां सत्य शोधन की बात करें तो इसका सत्य शोधन का नाम भी आता है कि किसके द्वारा ये संस्कृत में की गई है, सत्य शोधनम किसके द्वारा नाम दिया गया है। आपसे पूछा जाए सत्य शोधनम किस को लिखने वाले कौन है, तो सत्य शोधनम को लिखने वाले कौन है बताएं, हॉसकेरे नागप्पा शास्त्री, हॉसकेरे नागप्पा शास्त्री जी के द्वारा ये सत्य शोधनम लिखा गया है। इसका अनुवाद किया है उन्होंने संस्कृत में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हम उसी क्रम में चलेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधीना दृष्टि कस्मिन ग्रंथे आपतत। महात्मा गांधी की दृष्टि, दृष्टि नजर, नजर चलते चलते दृष्टि, बोले उस पर मेरी दृष्टि पड़ी, उस पर मेरी नजर पड़ी, तो दृष्टि कस्मिन, अब कस्मिन आया है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहां से ये तीनों प्रश्न आप याद रख लेना, यहां कस्याम लगा हुआ है, यहां किम लगा हुआ है। ठीक, एक बार, एक मिनट, यहां कस्याम, यहां किम और यहां लग गया है कस्मिन। एक बार इस पर और चर्चा हो जाती, फिर आगे चलते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न होते हैं प्रश्नवाचक चिन्हों में किम के रूप लगते हैं, किसके, किम की। किम माना होता है क्या, और किम के रूप, किम हमारा सर्वनाम रूप है। क्या है, सर्वनाम रूप है। सर्वनाम तो जानते हैं ना, सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा आदि के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। सर्वनाम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है, ये सभी नामों के साथ में प्रयोग होता है। तो सर्वनाम का जो किम के रूप चलते हैं, तो प्रथमा एक, देखिए ये एक वचन के ही बता रहा हूं, इसके बाद द्विवचन भी होता है और बहुवचन भी होता है, ठीक है ना, बहुवचन भी होता है। तो एक वचन में कहा, कम, केन, कहा कम केन कस्मई, कहा कम केन कस्मई, कस्मई, कस्मात, कस्मात, कस्य, कस्मिन, कस्मिन, यहां तक तो ठीक है ना। अब देखें इसमें कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति में कस्मिन बना हुआ है, षष्ठी विभक्ति में यहां आ गया है, ठीक है ना। इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी, सीधा हमारा किम लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका अर्थ है क्या। वैसे तो सबका अर्थ क्या से है,
ठीक है ना। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब जैसे यहाँ कस्याम लिखा है तो यहाँ कस्य ये पुल्लिंगवाची है, ये कस्याम यहाँ स्त्रीवाची हो जाएगा, ठीक है ना, कस्य कस्याम, ठीक है ना। तो यहाँ क्यों स्त्रीलिंग लगा हुआ है, यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ भाषा शब्द स्त्रीवाची आया है, यहाँ ग्रंथे शब्द पुल्लिंगवाची आया, इसलिए यहाँ कस्मिन लग गया है। अब यहाँ उन्होंने ये कहा है कि जहां प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वहां पर देख ली भाषायाम, ये लिखा भाषायाम, वहीं पर इस पद को जोड़ा गया है, ठीक। किम के स्थान किम अभिधानम अस्ति, देखिए संस्कृत भाषाया सत्य शोधनम अभिधानम अस्ति, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक। तो किम के स्थान पर सत्य, कस्मिन, तो यहां देखें महात्मा गांधीना दृष्टि श्रवण पितृभक्त्याख्य नाटक ग्रंथस्योपरि, अब यहां ग्रंथ अपतत आ गया, तो कस्मिन के स्थान पर इतने शब्द को जोड़ा गया। तो हमेशा याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि पूरा प्रश्न याद करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये कहलाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द ये कहलाते हैं, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कहीं पर केन मिलता है, कहीं पर कुत्र मिलता है। तो अगर ये जहां मिलते हैं तो ये समझ लीजिए हमारे क्या है, प्रश्न निर्माण करने वाले शब्द हैं और सर्वनाम रूप हैं। तो इसके आधार पर हमें यह देख लेना चाहिए कि इसके स्थान पर क्या जोड़ा, इसके स्थान पर क्या जोड़ा, इसके स्थान पर क्या जोड़ा, तो बहुत जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। तो यहां उन्होंने कहा महात्मा गांधी ना दृष्टि कस्मिन ग्रंथे आपतत, महात्मा गांधी की जो दृष्टि है वो किस, कस्मिन माने किस पर या किस ग्रंथ पर, आपतत माने पड़ी, किस ग्रंथ पर, यहां सप्तमी का एक वचन है ग्रंथे में, इसीलिए अर्थ निकलेगा पर या में, पर या में, ठीक। तो महात्मा गांधी की दृष्टि कस्मिन ग्रंथे माने किस ग्रंथ पर, किस ग्रंथ पर आपतत माने पड़ी, ठीक है ना। तो किस ग्रंथ पर पड़ी ये बताने की जरूरत है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी की, जैसे हमने पार्ट 1 को देखा होगा, तो महात्मा गांधी ने देखा कि कोई एक ऐसा ग्रंथ रखा हुआ था ऊपर, जैसे श्रवण पितृभक्ति का ग्रंथ है, श्रवण पितृभक्ति का जो ग्रंथ था उस पर उनकी नजर पड़ी, अचानक नजर पड़ी, और तत्काल में उसी समय उन्होंने क्या किया, उसको उठाया और उठा करके क्या करने लगे, उसको अध्ययन किया। तो महात्मा गांधी की दृष्टि श्रवण पितृभक्ताख्य नाटक ग्रंथस्योपरि, श्रवण पितृभक्ति आख्यान रूपी नाटक ग्रंथ के ऊपर आपतत माने पड़ी, अर्थात महात्मा गांधी की दृष्टि श्रवण पितृभक्त्याख्य नाटक ग्रंथस्योपरि, ग्रंथस्य उपरि, यहां गुण संधि हो गई है, ग्रंथस्योपरि, तो गुण संधि हो गई, तो ग्रंथ के ऊपर पड़ी, किसके ऊपर पड़ी, ग्रंथ के ऊपर पड़ी। तो साधारण जब महात्मा गांधी अपने घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि हमारी दृष्टि एक ग्रंथ पर पड़ी, उन्होंने तत्काल में उसी समय उसको, उस ग्रंथ को उठाया और श्रवण पितृभक्ति नामक ग्रंथ को उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। अब अध्ययन करने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि ये ग्रंथ रखा हुआ है, फिर श्रवण पितृभक्ति नामक ग्रंथ को उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया, और पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो फिर इनको क्या है, आगे चल करके ये बात समझ में आ रही है कि अब क्या किया जाए, और उन्होंने जैसे ही पढ़ा और फिर इसके बाद आगे देखेंगे। ये लिखा हुआ है चौथे नंबर का प्रश्न, चौथे नंबर का प्रश्न है हमारा, किम द्वयम मिलित्वा श्रवण कथाम गांधिना मनसा अप्रमार्जनीयम अकरोत्। क्या लिखा है कि किम द्वयम मिलित्वा श्रवण कथायाम गांधिना मनसा अप्रमार्जनीयम अकरोत्, ठीक। तो क्या चीज ऐसी उनको क्या मिली, क्या दो चीज मिली श्रवण कथाम गांधिना, श्रवण कथा का गांधी को, कि उनके मन में अप्रमार्जनीयम अकरोत्, और बार बार उसको क्या कर रहे हैं, अप्रमार्जन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। ऐसा उन्हें क्या ऐसी दो कथाएं मिली, ठीक है ना, श्रवण कथा को। तो श्रवण कथा के फलस्वरूप उनके क्या ऐसी दो चीजें मिली कि उन बार बार उसी को सोच रहे हैं, बार बार उसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं यहां मिलित्वा में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो मिल धातु से कत्वा, तो मिल करके ऐसे क्या दो चीजें मिलकर के श्रवण कथा को गांधीना मनसा, गांधी के मन में अप्रमार्जनीयम अकरोत्, बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखें श्रवण पितृभक्ताख्य नाटकम,
श्रवण पितृभक्त्याख्य नाटकम पुत्तलिका चेति द्वयम मिलित्वा श्रवण कथाम गांधीना मनसा अप्रमार्जनीयम अकरोत्। ठीक है ना। अब यहां पर देख लेंगे कि श्रवण कथा मिलित्वा, श्रवण कथा को गांधी के मन में अपमार्जन करने वाले श्रवण पितृभक्ति आख्य नाटक पुतलिका चेति द्वयम, अर्थात श्रवण पितृभक्ति रूपी नाटक जो कठपुतली वाला नाटक था, उस नाटक में उन्हें दो कठपुतलियां मिली। दो कठपुतली वाले नाटक हुए जो इधर उधर भ्रमण करके आते थे, तो उसमें दो कठपुतली वाले नाटक थे और वो इस प्रकार से लिए हुए थे। क्या इस प्रकार से तराजू एक लिए हुए थे, एक तराजू टाइप का, और उस तराजू में उन्होंने ये देखा कि एक लड़का ऐसे बैठाले हुए है अपने माता पिता को, कठपुतलियों को बैठाले था, याद रखिएगा, कठपुतलियों को बैठाले था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये मान के चलिए ऐसा लग रहा है जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के क्या कर रहे हो, घूमने के लिए, ठीक, और उनको यहां भ्रमण करा रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने श्रवण कुमार ने क्या किया था, श्रवण कुमार के द्वारा ये किया गया था ना कि तीर्थ यात्रा करवाए गए थे अपने पापा और मम्मी का। ठीक है ना, किसका, पापा मम्मी का कि माता पिता का। हाँ, आज का समय नहीं है, पहले का समय था, माता पिता ही बोलते थे। ठीक है ना, माताजी पिताजी, लेकिन आज तो बड़ी समस्या है। आजकल तो मॉम डैड क्या चलता है, मॉम डैड, नो मम्मा पापा। तो इस प्रकार की देखिए संस्कृति में, जो हमारी प्राचीन काल की संस्कृति, उसमें एक बहुत अच्छा भाव झलकता था। आज का समय वो नहीं है। ठीक है, परिवर्तन देश का नियम होता है, परिवर्तन जिंदगी का नियम होता है, हमें परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन संस्कृति को भुलाकर नहीं, संस्कृति को भी हमें याद रखना है। हम आप संस्कृति को याद नहीं रखेंगे, कौन रखेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये जानते हैं कि सारा कुछ हमें विज्ञान दे रहा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि सारा विज्ञान जहां से ले रहा है वो एकमात्र संस्कृत है। हमारे ग्रंथों से विज्ञान ले रहा है, हम आपको उसको परिवर्तित करके दे रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए विज्ञान क्या है, भगवान है ना, बिल्कुल हम ये अंधकार में हैं। हम ये सोच रहे हैं और ये अंधकार ही, बिल्कुल आंखें बंद करके हम संसार को देख रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि विज्ञान हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, विज्ञान नहीं कर रहा। ये सब कुछ हमारे शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण ग्रंथ, ये सब वो कर रहे हैं। आप एक से एक साइंटिस्टों को देखना, वो वेदों को उठा करके खंगाल करके और हमारे लिए बतलाते हैं। जैसे मान के चलिए संडे मंडे ट्यूसडे वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, ये कहाँ से है, ये सब वेदों से आप सोच रहे हैं क्या। संडे मंडे ट्यूसडे ये तो हमारे आज विज्ञान ने इंग्लिश में उसको दे दिया है, तो हम संडे मंडे ट्यूसडे बोले ना, लेकिन वेदों में तो आज से हजारों साल पहले लिख चुका था। क्या लिखा चुका, सूर्या सौर्य मतेंद्र उच्च पदवी सनमंगलम मंगला सतबुद्धि च बुधश्च गुरुत गुरुतम शुक्रम सुखम संसनी राहुर बाहु बलम करोतु सततम केतु कुलस उन्नति नित्यम क्रीति करा भवन्तु ममते सर्वे अनुकूल ग्रह। तो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, तो ये सब क्या है हमारे, ये सूर्य चंद्र मंगल भौम, ठीक है ना, बुध गुरु, ये सब हमारे दिन जो दिए थे, हमारी संस्कृति, हमारी सब संस्कृत भाषा ने हमको दिया। आज हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ कौन दे रहा, विज्ञान दे रहा, तो ये नहीं है। याद रखिएगा, अच्छे से हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन करके आगे बढ़ना है, तब हमें वो सारी चीजें मिलती हैं। श्रवण पितृभक्ति नाटक को उन्होंने देखा और क्या देखा कि जो एक कठपुतली थी, और कठपुतली एक इस प्रकार की तराजू टाइप की लिए, जिसे हम कावड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कावड़। कावड़ यात्रा आप लोगों ने सुनी होगी, कावड़ यात्रा वही है। कावड़, इस प्रकार की कावड़ मिली दो कठपुतलियों के रूप में, उसको सोच करके वो ये सोच रहे हैं, उनके दिमाग में श्रवण पितृभक्ति आ रही है कि श्रवण कुमार भी इसी प्रकार से अपने माता पिता को लेकर के भ्रमण कर रहे थे। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे का प्रश्न रहेगा, कस्य कथायाम सत्वत्व प्रतीतिरासीत। कस्य कथायाम सत्वत्व प्रतीतिरासीत, किसकी कथायाम माने कथा में सत्य सा प्रतीत होता था। किसकी कथा में सत्य सा प्रतीत होता था। अब किसकी कथा में,
किसकी कथा में सत्य सा प्रतीत हो रहा है? कस्याम। कस्य है, कहा कम केन कस्मई कस्मात कस्य, तो षष्ठी विभक्ति लगी हुई। क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। कथायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगी हुई है कि नहीं? तो यहां पर षष्ठी, यहां सप्तमी। सत्वत्व प्रतीत आसीत, प्रतीति ही धन आसीत, यहां विसर्ग संधि लग गई है, आसीत अलग हो जाएगा। तो अब यहां इसका मतलब यही है कि किसकी कथा में सत्य सा प्रतीत होता था। आसीत लगा है तो था, याद रख लेना, था लंग लकार भूतकाल। किसका भाव बतला रहा है? लंग लकार भूतकाल की बात चल रही है। किसकी कथा में उनको ये सत्य सा प्रतीत होता था कि ये सत्य घटना है, सत्य ही है, इस प्रकार से सत्य बोलना चाहिए। तो हरिश्चंद्र कथायाम अक्षरशः सत्वत्व प्रतीतिरासीत। हरिश्चंद्र रूपी जो नाटक गांधी जी के द्वारा देखा गया, पता है कथा पाठ को पढ़ा? तो एक बार आज्ञा लेकर के गांधी जी अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के हरिश्चंद्र रूपी नाटक को देखने गए थे, लेकिन उनके मन में बार बार आ रहा था कि मैं बार बार जाऊं, लेकिन बार बार पिताजी थोड़ी हाँ कहेंगे। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि हरिश्चंद्र कथायाम, कथा में, ठीक, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। हरिश्चंद्र कथायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन। हरिश्चंद्र कथायाम अक्षरशः, एक एक अक्षर में, हरिश्चंद्र रूपी कथा में अक्षर अक्षर में सत्य सा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि एक एक अक्षर में क्या है? सत्य झलक रहा। और वास्तविकता में नाम भी विख्यात है। नाम ऐसा विख्यात है कि संसार जानता है कि जैसे हम आप भी आज कभी दोस्तों के साथ में बैठे हो ना, और कोई सही बात बोल दो उनके लिए दोस्तों के बीच में, तो वो कहे ना तू बहुत बोलता है, तू बन रहा है राजा हरिश्चंद्र, ना तुम्हें पता नहीं है, हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। ये हम आप क्या करते हैं? एक उदाहरण भी इस प्रकार से देते हैं, लोकोक्ति मुहावरे के रूप में, हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। कभी कोई गलती हो जाती है तो बोले चलिए चलते हैं, मम्मा पापा को बता देते हैं, या माता पिताजी को बता देते हैं, चलो भाई को बता देते हैं। बोले है ना, नहीं, बनने की जरूरत नहीं है, हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, शांत रहना, बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत। तो हरिश्चंद्र की कथा इतनी प्रचलित हो गई कि आजकल हर व्यक्ति जानता है कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, सत्य ही बोलते थे। ठीक है ना? तो समझ में आया। अब यहां हरिश्चंद्र कथा में अक्षरशः माने एक एक अक्षर में सत्य सा प्रतीत होता था, ये गांधी। तो कस्याम कथा हरिश्चंद्र कथा, ठीक है ना? कथायाम, हरिश्चंद्र कथायाम अक्षरशः सत्वत्व प्रतीत। हरिश्चंद्र की कथा में क्या हो रहा था? अक्षरशः, अक्षर अक्षर में सत्य सा प्रतीत होता था। ठीक, चलें आगे देखेंगे। आगे हमारा रहेगा अगला प्रश्न, देख लें जरा। 6वें नंबर का प्रश्न रहेगा, किम नाटकम निःशंकवारम गांधीना स्वयं मनसः प्रयुक्तम। किम नाटकम, किम मतलब क्या, किम मतलब क्या, क्या नाटकम माने नाटक को, नाटक को, किस नाटक को? निःशंकवारम, क्या या किस नाटक को? निःशंकवारम का मतलब होता है अनेक बारम, जिसकी गिनती ना की जाए, अनेक बारम, ठीक है ना? निःशंकवारम या अनेक बारम, असंख्य बारम, नि उपसर्ग हो जाएगा, असंख्य बारम, निरशंखवारम, तो अनेक बारम गांधीना माने गांधी, गांधी के द्वारा तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तृतीया का एक वचन, गांधी के द्वारा स्वयं मन में प्रयोग किया गया, मन में सोचा गया, मन में स्मरण किया गया, मन में बार बार उसको सोचते थे। ठीक है ना? ऐसा कौन सा नाटक था? किस नाटक को अनेक बार गांधी जी ने स्वयं अपने मन में प्रयोग में, मन में याद किया, वो यहाँ ये पूछ रहा है। ठीक है ना? तो गांधी के रूप याद रखना, जैसे हरि के रूप चलेंगे पुल्लिंगवाची, किसके? हरि के। जैसे मुनि के रूप चलेंगे, यहां रवि के रूप चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे गांधी के रूप। किसके रूप चलेंगे? गांधी के रूप चलेंगे। ठीक है ना? हरि हरिम हरिणा हरये, देखें, प्रथमा, द्वितीय हरि
हरिम हरिणा हरये हरेः हरेः हरौ हरि। संबोधन। हरि हरिम हरिणा हरये हरेः हरेः हरौ हरे। मुनि मुनिम मुनिना मुनये मुनि मुनि मुनेः मुनेः मुनौ मुने। रवि रविम रविना रवये रवेः रवेः रवौ रवे। गांधी गांधिम गांधिना गांधवे गांधे गांधे गांधौ हे गांधे। गांधी गांधिम गांधिना हरि हरिम हरिणा मुनि मुनिम मुनिना गांधी गांधिम गांधिनः गांधी गांधिम गांधिना। आ गया तृतीया। तो तृतीय विभक्ति गांधी के द्वारा, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या? के द्वारा। तो कौन से नाटक को अनेक बार गांधी जी के द्वारा स्वयं उनके मन से क्या किया गया? प्रयुक्त माने प्रयोग किया गया, मन में बार बार सोचा गया। तो कौन से नाटक को? हरिश्चंद्रात्मकम। क्या? हरिश्चंद्रात्मकम, हरिश्चंद्र की आत्मा, हरिश्चंद्र की आत्मक, हरिश्चंद्र रूपी आत्मक नाटक, हरिश्चंद्र रूपी नाटक को निसंकवारम गांधीना स्वयं मनसा प्रयुक्तम। हरिश्चंद्र रूपी नाटक को अनेक बार गांधी जी ने स्वयं अपने मन में स्मरण किया, बार बार उसका चिंतन किया और सोचने लगे कि संसार बड़ा क्या है। संसार भी हम राजा हरिश्चंद्र के समान एक दूसरे से सत्य नहीं बोल सकते, कि संसार में रहने वाले लोग एक दूसरे से सत्य नहीं बोल सकते। इस प्रकार का मन में सोचते रहना, अब तो मुझे भी बोलना है, उसका अनुसरण करना, सत्य का सत्य से अनुसरण करना, ठीक, तो स्वभाव का अनुसरण करना है। इस आधार पर गांधी जी इसको बार बार क्या करते थे? सोचते थे और स्मरण करके प्रयोग किया है। देखिए यहां पर भी किम आया है, तो किम की जगह क्या है? श्रवण पितृवक्ताख्यम नाटकम, ठीक। नाटकम पुतलिका चेती द्वयम मिलित्वा, पुतलिका चेती। अब यहाँ चेती इतना शब्द जोड़ा गया किम के स्थान पर। कस्य की जगह हरिश्चंद्र कथायाम अक्षरसा, ठीक है ना। कथायाम तो यहीं से आ जाएगा, ये हरिश्चंद्र बस जोड़ा गया है इसमें, ठीक है ना। क्या जोड़ा गया? हरिश्चंद्र। यहाँ हरिश्चंद्र जोड़ा गया इसकी जगह पर, और किम की जगह पर यहाँ पर भी हरिश्चंद्रात्मकम, नाटकम से फिर शुरू हो गया। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जिन जिन शब्दों को जोड़ा जाता है ये हमेशा याद रखने, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा सरलता हो जाती है प्रश्न को याद करने के लिए। चले आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा 7वें नंबर का प्रश्न। जरा देखें 7वें नंबर का प्रश्न क्या है। महात्मा गांधीना आत्मकथाया, महात्मा गांधी की आत्मकथा कति भाषासु अनुवादः वर्तते। कति माने कितनी, कितनी, कितनी भाषासु माने भाषाओं में, कितनी भाषाओं में अनुवादित है, अनुवादित हुई, अनुवादित की गई। महात्मा गांधी की आत्मकथा को, यहां होगा आत्मकथा को अर्थ निकलेगा पहले। अब को अर्थ क्यों निकला? क्योंकि षष्ठी विभक्ति का एक वचन कथायाह कथायाह बनता है, ठीक है ना। तो आत्मकथा को, कति माने कितनी, कितनी बार। अब भाषासु में सप्तमी का बहुवचन लगा है, इसलिए एक भाषा नहीं है, अनेक भाषाओं की बात की गई है। भाषासु जैसे क्या बनता है? रमासु लतासु बनता है ना, पुष्पासु सीतासु, वैसे ही भाषासु, वैसे बनेगा कथासु। तो सप्तमी का बहुवचन बनेगा। सप्तमी के बहुवचन लगने का मतलब है भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं हैं, इसीलिए अनेक, कति बारम, कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा कितनी भाषाओं में अनुवादित हुई? तो जरा देख लें। महात्मा गांधीना आत्मकथायाः विश्वस्व अनेक भाषासु अनुवादः वर्तते। विश्वस्व माने विश्व की, विश्व की षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, विश्व की अनेक भाषाओं, विश्व की अनेक भाषाओं में, अनेक भाषाओं में
अनुवादः माने अनुवादित, वर्तते माने हुई। ठीक है ना। तो अब यहाँ महात्मा गांधी की आत्मकथा को विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवादित किया गया। ठीक है ना। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवादित हुई। आत्मकथा को अनेक भाषाएं, मैंने बताया ना अभी पाठ परिचय में एक बार पूरा बताया है कौन कौन सी भाषाएं हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी हो सकती हैं हमारी, राष्ट्रीय लेवल की भी हो सकती हैं, क्षेत्र विशेष की राज्य लेवल की भी भाषाएं हमारी बोलियां हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं हमारे यहाँ पर देश में कि जो क्षेत्र बोलियों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर राज्य का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। जैसे भाषा के आधार पर असम आप देख ही रहे हैं। ठीक, तो भाषा के आधार पर भी हमारे यहाँ राज्यों का क्या किया गया, विभाजन किया गया है, पृथक किया गया है। तो ये भाषाएं जो साधारण हैं, जो थोड़ा सा प्रचलन में है, तो इन भाषाओं में, अनेक भाषाओं में इसका अनुवादन किया गया है। विश्व की, एक नहीं, विश्व की, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की भी बात कर रहे हैं। अगर विश्व ना होता तो केवल भारत की बात करते, लेकिन विश्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी आ जाएंगी, इंग्लिश भी आ जाएगी हमारी। ठीक है ना। गांधिनः अनुसारेण तेषाम आत्मकथा कस्मिन् रूपे वर्तते। गांधिनः अनुसारेण तेषाम आत्मकथा कस्मिन् रूपे वर्तते। गांधी की आत्मकथा, ठीक है ना, गांधी के अनुसार तेषाम, उनकी आत्मकथा कस्मिन् रूपे वर्तते, किस रूप में उन्होंने क्या किया, इसको देखा। गांधी जी के अनुसार उनकी स्वयं की जो आत्मकथा थी, उन्होंने किस रूप में उसको देखा, किस रूप में जाना, उन्होंने क्या मान करके इसको समझा कि यह आत्मकथा जो लिखी गई है वो क्यों लिखी गई है, उसमें उनको लाभ क्या हुआ है, किसको, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने ये बार बार यही सोचा कि महात्मा गांधी अनुसारण तेषाम आत्मकथा कस्मिन् रूपे वर्तते। महात्मा गांधी के अनुसार से उनकी आत्मकथा कस्मिन् माने किस में, किस रूप में, रूप में सप्तमी का एक वचन लगा है इसलिए रूप में वर्तते, उन्होंने रूप में देखी। तो महात्मा गांधिना अनुसारेण तेषाम आत्मकथा, उनकी आत्मकथा आत्म परीक्षण रूपे वर्तते, आत्म परीक्षण के रूप में हुई, आत्म परीक्षण के रूप में हुई। गांधी जी ने ये ऐसा कह सकते हैं कि अपने स्वयं का, हमें अपनी क्वालिफिकेशन, हमें अपनी योग्यता, अपनी प्रबलता को जानने के लिए हमें एक काम ऐसा करना चाहिए कि हम कितने योग्य हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा और इससे उनको ये जान पड़ा कि ये हमारा स्वयं का परीक्षण था, आत्म परीक्षण। ये आत्म परीक्षण देखिए, आपको अपनी भाषा में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परीक्षण का मतलब होता है जैसे पूरा सब्जेक्ट हमने कंप्लीट किया या कोई चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट किया, पूरा चैप्टर हमने मान के चलिए 2 दिन में कंप्लीट किया। अब हमें अपना आत्म परीक्षण करना है, आत्म परीक्षण करना है और हमें ये जानना है कि इस चैप्टर से हमें कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसका पाठ हमें कहाँ तक बन रहा है, इसकी हमारी विभक्तियां हमसे कितनी बन रही हैं, इससे आने वाले प्रत्यय हमें कितने बन रहे हैं, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं लगी हुई हैं और इससे बनने वाला अभ्यास कार्य इस पुस्तक का पूरा हमारा कंप्लीट हुआ है, तो इससे हमसे क्या क्या बनता है, इसका परीक्षण अब हमें करना है। अब इसका आत्म परीक्षण जब हमें करना है, अपना स्वयं का परीक्षण, कि हमने तैयार तो किया 2 दिन तैयार करने के बाद अब हमें इसमें कितने मार्क्स मिलने चाहिए, कितना हमसे इसमें बनना चाहिए, कितना हमसे गलत होता है। ठीक, तो हमने सारे क्वेश्चन पूरे चैप्टर के अलग से एक नोटबुक में लिख लिए, सारे क्वेश्चंस लिख लिए। सारे क्वेश्चंस को फिर हमने क्या है, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखा। एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद फिर हमने जब पूरा आंसर लिख लिया तो उस आंसर को फिर हमने अपनी नोटबुक, जिसमें आंसर शीट हमने जो बनाई थी, जो हमने अपनी नोटबुक बनाई थी, जिसमें पूरा सारा हमारा डेटा विद क्वेश्चन आंसर के साथ में लिखा हुआ है, उससे हमने फिर मैच किया। और जब मैच किया तो उसमें से हमारे 3, 4, 2 जितने भी क्वेश्चंस गलत निकले उनमें क्रॉस मार्किंग लगाया, जितने राइट निकले उसमें राइट मार्क लगाया। तो ये इससे हमें क्या पता चल गया है कि अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में 3 गलत निकलते हैं तो ये मान के चलिए कि हम 70% हमसे क्या है, हमारा परीक्षण हो गया कि हम 70% सही है और 70% हम सही है और 30% हमारा क्या है, हम अभी कहीं ना कहीं फॉल हो रहे हैं, मिस फॉल्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें क्या है, थोड़ा सा गलतियां हो रही, तो उसको भी हमें क्या करना है, अपना कंप्लीट करना है। ये आत्म परीक्षण होता है। और आत्मकथा से गांधी जी ने अपना स्वयं का परीक्षण किया है और वास्तविकता में उन्होंने आत्मकथा को लिखा, जो आत्मकथा विश्व प्रसिद्ध हो गई। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी आत्मकथा हुई,
जैसे हमारे नागप्पा शास्त्री जी ने फिर संस्कृत में भी लिखा और अनेक विश्व की अनेक अनेक भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ। तो ऐसी वैसी तो आत्मकथा होगी नहीं, फालतू की कुछ चीज़ें तो लिखी ना होंगी। फिर उन्होंने ऐसा लिख दिया हो कि नहीं बचपन में मैंने एक लड़की को सिर में मारा था, ठीक है ना, मैंने या फिर किसी का पेन चोरी किया था। वो तो अहिंसा परमो सत्य ऐसे थे, अहिंसावादी थे। एक पे इस पे मारा, टीचर ने एक गाल पे मारा, टीचर इस पे भी मार लीजिए, इस पे भी मार लीजिए। किसी छात्र ने उनका पेन चुरा लिया, बोले एक चुराया है दूसरा ले लो, दूसरा और चुरा लो। किसी ने उनका कपड़ा फाड़ दिया, कुर्ता फाड़ दिया, कुर्ता पहनते हो जो भी पहन रहे हो, ठीक। वैसे तो जब से गांधी जी को हम आप लोगों ने जाना है तब से तो वो कुछ नहीं पहन रहे हैं, एक धोती लपेट करके ऐसे डालते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखा, ठीक है ना। कई जगह टाई बेल्ट कोट के साथ में बैरिस्टर के रूप में दिखाई दिए हैं, गांधी जी दिखाई दिए हैं। तो बस इतना जानते हैं कि ये पहनते थे, ठीक। लेकिन विद्यार्थी जीवन में क्या पहनते थे ये पता नहीं। तो ऐसे थे गांधी जी, ऐसा कहते हैं, इतिहास हमें यही बताता है। बाकी कैसे थे ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना। ये कुदरत ही जान सकता है कि कैसे थे, बाकी इतिहास यही बताता है कि गांधी जी अहिंसा परवादी थे, अहिंसा परमो धर्मा के मार्ग पर चलने वाले थे। एक कोई मार देता था तो दूसरा गाल कर लेते थे, यही से डंडे के बल पर यही कहते थे ना। और वो उन्होंने दांडी यात्रा भी की, ठीक है ना, और बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए हैं साबरमती आश्रम से, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। गांधी महोदयः कस्य सत्यनिष्ठया अभिभूता, ठीक। यहां समझ में आ गया ना आत्म परीक्षण के बारे में। चलिए, गांधी महोदय कस्य सत्यनिष्ठा, किसकी सत्यनिष्ठा पर अभिभूत हुए, किसकी सत्यनिष्ठा पर बताएं, किसकी सत्यनिष्ठा। अब सत्य कौन बोलते थे तो ये तो बताने की आवश्यकता है क्या। जो कथा उन्होंने सुनी, कथा अर्थात जो नाटक जो उन्होंने देखा, वो नाटक किसका देखा, राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र ही तो थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और जब उन्हीं की सत्यवादिता पर वह क्या हो गए, अभिभूत हो गए, ठीक है ना। तो देखें, गांधी महोदय नृप माने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से अभिभूता माने अभिभूत हो गए, ललायित हो गए, उन पर क्या हो गए, आकर्षित हो गए उनकी सत्यनिष्ठा पर। अब उन्होंने ये मान लिया है कि अब सत्य ही बोलना है। अब यहाँ निष्ठया में देख लीजिए कि कौन सी विभक्ति लगी है, जरा ये देखें। अभी हमने आपको बताया है रमा, पुष्पा, राधा, क्या बताया है, राधा, ठीक। यही बताया हमने कथा, यही हमने बताया भाषा। अब यही लिखे दे रहे हैं हम क्या, निष्ठा। क्या लिख दिया, निष्ठा लिख दिया। अब यहां बताओ तो कहां बनेगा, सोच करके देखो, सोचना पड़ेगा। रूप हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर एक रूप आप सीखते हैं तो सब बनेंगे, ये मेरी गारंटी। मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन एक तो सीखना पड़ेगा। और एक भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ में आपको हमारे साथ आवृत्ति बार बार करनी पड़ेगी, बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। एक एक सारे रूप सिखा दूंगा, एक से हजारों रूप तैयार कर सकते हो, हजारों, गारंटी दे रहा हूं। कोई रूप ऐसा नहीं जाएगा जो ना बने आपसे। लेकिन थोड़ा सा एक बार की मेहनत, एक रूप को कम से कम 30 से 40 बार 50 बार अगर पढ़ लिया तो जीवन पर्यंत नहीं भूलेगा। आज की तो बात छोड़िए, जीवन पर्यंत भूलने वाला नहीं है। एक बात याद रख रहे हैं, यहां से शुरुआत करते हैं, एक बार बोलते चलिए साथ साथ। रमा रमाम रमया रमायै रमाया रमाया रमायाम हे रमे पुष्पा पुष्पाम पुष्पया पुष्पायै पुष्पाया पुष्पाया पुष्पायाम हे पुष्पे राधा राधाम राधया राधायै राधाया राधाया राधायाम हे राधे कथा कथाम कथया कथायै कथाया कथाया कथायाम हे कथे भाषा भाषाम भाषया भाषायै भाषाया भाषाया भाषायाम हे भाषे।
निष्ठा निष्ठाम निष्ठया निष्ठायै निष्ठायाः निष्ठायाः निष्ठायाम। हे निष्ठे, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल एक समान। द्वितीय विभक्ति रमे प्रथमा द्वितीया रमे रमे, प्रथमा द्वितीया पुष्पे पुष्पे, प्रथमा द्वितीया राधे राधे, प्रथमा द्वितीया कथे कथे, प्रथमा द्वितीया भासे भासे, प्रथमा द्वितीया निष्ठे निष्ठे। बनेंगे कि नहीं? फिर इसके बाद रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम, राधाभ्याम राधाभ्याम राधाभ्याम, कथाभ्याम कथाभ्याम कथाभ्याम, भाषाभ्याम भाषाभ्याम भाषाभ्याम, निष्ठाभ्याम निष्ठाभ्याम निष्ठाभ्याम। षष्ठी सप्तमी रमायोः रमायोः, पुष्पयोः पुष्पयोः, राधयोः राधयोः। क्या बनेगा? कथयो कथयो, भाषयो भाषयो, निष्ठयो निष्ठयो। बनेगा। संबोधन में निष्ठौ क्या होगा? निष्ठे कथे भाषे राधे पुष्पे रमे। बनेगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? बहुवचन रमयाः रमयाः रमान। बनेगा कि नहीं बनेगा? रमयाः रमान रमई रमाभिः रमाभ्या रमाभ्या रमा। क्या हो जाएगा? रमानाम रमासु। बनेगा कि नहीं? सीधे सीधे बन जाएगा निष्ठायाम, वैसे बन जाएगा। बनेगा। चलिए यहां देख लीजिए, एक मिनट। सत्यनिष्ठया लिखा हुआ, क्या लिखा है? सत्यनिष्ठया। तो निष्ठा निष्ठाम निष्ठया तृतीय विभक्ति लग गई है यहां, तो तृतीय विभक्ति में अर्थ निकलेगा गांधी महोदय ने। गांधी महोदय, गांधी जी महोदय, महोदय गांधी जी, नृप मन राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से क्या हो गए थे? अभिभूत हो गए थे। तो सत्यनिष्ठा से का अर्थ निकलेगा। किसका अर्थ निकलेगा? सत्यनिष्ठा से का अर्थ निकलेगा। याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र किसकी? राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा पर अभिभूत हो गए थे। कौन? गांधी महोदय। यहां तक कोई समस्या नहीं जानी चाहिए। एक एक प्रश्न आप देख लीजिएगा, कहीं से भी कोई समस्या अगर आपको जाती भी है तो आप हमसे बता सकते हैं कमेंट में लिख करके। अगला हमारा 9वें प्रश्न के बाद 10वां प्रश्न रहेगा। कम ग्रंथम गांधी महोदयः तत्परयः अपठत्। कम ग्रंथम, किस ग्रंथ को गांधी महोदय ने तत्परता के साथ पढ़ा था? पहली बात। अब यहां देख लेंगे अपठत जो रूप बना हुआ, पहले क्रिया ही से उठा रहे हैं। याद रखना ये क्रिया है, और ये क्रिया कहां की है ये देख लें। लंग लकार कहां की है? लंग लकार। और लंग लकार अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये समझ जाएंगे आप कि भूतकाल है। क्या है ये? भूतकाल। भूतकाल है तो इसका अर्थ होगा था, थी, थे। ठीक है ना? तो अर्थ निकलेगा किस ग्रंथ को गांधी महोदय ने तत्परता माने शीघ्रता से पढ़ा था, पढ़ा था। तो यहां लगी हुई है हमारी द्वितीय, द्वितीय विभक्ति एक वचन। गांधी महोदया में प्रथमा विभक्ति एक वचन। तत्परता का मतलब तत्काल, तत्परता का मतलब तत्काल या शीघ्रता। और कम माने किस। अब देख लें यहां से बन जाएगा। और अपठत की क्रिया बता दूं कहां की है? लंग लकार भूतकाल की है। और कहां की है लंग लकार भूतकाल में? आपको पता है कि इसमें रूप लगते हैं, इसमें पुरुष होते हैं 3। प्रथम पुरुष क्या होगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 पुरुष हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है ना? भूतकाल है तो इसमें याद रख लेना कि यहां बनेगा अपठत, अपठताम, अपठताम, अपठन। क्या बनेगा? अपठन, अपठः, आहतमता, अपठ, अपठतम, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठामि, अपठामि, अपठावः, अपठामः,
अपठामः। ठीक है ना, समझ में आया? यहां तक तो आपको अगर ये समझ में आ गया, भूतकाल है, इसमें आ तो सब में लगना ही लगना है। कोई भी रूप आ जाए, जैसे गच्छ का आ गया तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, बीच में धातु बस जुड़ जाती है। ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है ना, आ तो सबके साथ में रहेगा, धातु के स्थान पर धातु परिवर्तन कर लेगी। तो यहां याद रखना कि ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, पहला और ये इसका बहुवचन, इसका एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन। क्यों पूछा जाता? क्योंकि ता के नीचे इसमें हलंत लगी, इसमें हलंत नहीं लगी है, और हलंत के पीछे एक नंबर ना जाना चाहिए। जो लास्ट में हलंत लगी होती है ना, ये अर्ध व्यंजन का सूचक होता है। ठीक, तो यहाँ हलंत लगी, वहाँ हलंत नहीं लगी, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए ये भ्रमित करने के लिए परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए, तो ये हमारा कहाँ का है अपठत, आपको अब समझ में आ गया होगा। लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है अपठत। तो यहाँ है, किस ग्रंथ को गांधी महोदय तत्परता माने तत्काल शीघ्रता के साथ पढ़ा था? तो देख लीजिए, श्रवण पितृभक्ताख्या नाटकम, श्रवण पितृभक्ति नाटक को गांधी महोदय तत्परयः अपठत, शीघ्रता के साथ पढ़ा था। किम के स्थान पर क्या लगा दिया? श्रवण पितृभक्त्याख्य नाटकम लग गया। देखिए, ग्रंथवाची शब्द के साथ में बस इतना शब्द जोड़ना है। ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं जोड़ना है। समझ में आ गया? अगर ये छोटी छोटी चीजें, ये चीजें, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं परीक्षा का, जब हमें परीक्षा में प्रश्न हल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ प्रश्न हल करवाने, देखिए ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ये 10-12 प्रश्न होते हैं, फिर भी इसको थोड़ा सा समय लेकर के बताया जाता है। कारण यही है कि आपका कंप्लीट अच्छे से हो जाना चाहिए। ठीक है ना, हमें समय चाहे जो ही लग जाए, हमें चाहे जो परेशानी हो जाए, लेकिन आपके पास कंटेंट अच्छे से पहुँचना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ये हम लोगों का उद्देश्य होता है। याद रखिएगा। ठीक, यहां आपके लिए, यहां हमारे पास हमारा यही समय आपके सदुपयोग में लग रहा है, मतलब हमारा समय सही हो रहा है, सदुपयोग में जा रहा है। और अगर इसके बावजूद भी आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो मुझे लगेगा कि बड़ा थोड़ा सा हृदय में ठेस पहुंचेगी कि इतनी मेहनत के साथ हमारे जो इसमें कंटेंट बनाते हैं और टाइप करते हैं, जो हमारे कैमरामैन हैं इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, फिर हृदय में ठेस पहुंचती है कि इतनी मेहनत के साथ। और फिर एक और, आपसे कोई शुल्क तो लिया नहीं जाता है, आपको निःशुल्क दिया जाता है। हमारा इसमें कोई आपसे शुल्क मांगने का उद्देश्य नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से मेहनत करते चलें, पढ़ते चलें, ये हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए क्या है, अच्छा रहेगा। हम केवल चाहते हैं कि संस्कृत भाषा आपके हृदय में विराजमान हो, केवल संस्कृत के लिए ये काम किया जा रहा है। और संस्कृत हम अपने हृदय से, और जितना हमसे कोशिश भर होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उतना हम आपको देने की कोशिश करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ समझ में आ गया किस ग्रंथ को गांधी जी ने बहुत शीघ्रता के साथ पढ़ा था। श्रवण पितृभक्ति नाटक जो उनके पिताजी ने रख दिया था, तो उसमें क्या करें, उसी नाटक को पढ़ करके उन्होंने फिर क्या, उनके हृदय में पितृभक्ति का भाव आया था। आगे देखेंगे हम अगला, गांधी महोदय किम आत्मानम बोधयत, गांधी महोदय किम आत्मनः आत्मानम बोधयत, अपने गांधी महोदय ने किम माने क्या, अपने आप को समझाया, अपने आप से अपने आप को समझाया, क्या समझाया। ठीक है, देखें जरा, गांधी महोदय, यहाँ प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, इसलिए गांधी महोदय ने का अर्थ निकलेगा, किसका, ने का। किम माने क्या, आत्माना माने अपने आप को, अपने आप को, आप से, अपने आप से, अपने आप को, अपने आप से, अपने आप से, बोधयत माने समझाया, समझाया। गांधी महोदय ने क्या अपने आप के, अपने आप को, अपने आप से, अपने आप को अपने आप से समझाया। गांधी जी ने अपने आप को अपने आप से क्या समझाया? तो श्रवण पितृभक्ति आदर्श रूपेण, श्रवण पितृभक्ति आदर्श रूपेण स्थापनीयेत इति गांधी महोदय आत्मना आत्मानं बोधयत।
श्रवण पितृभक्ति को आदर्श रूप से स्थापित करना है। बोले मुझे अपने आप में क्या करना है, श्रवण पितृभक्ति के आदर्श को क्या करना है, स्थापित करना है। इस प्रकार से मन में सोच रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की पितृभक्ति को किया और माता पिता को क्या किया, उन्होंने तीर्थ यात्रा के लेकर गए, तीर्थ यात्रा में उन्होंने क्या है, उनका भक्ति को देखा। उस नाटक को पढ़ करके अब उनको भी ये लगने लगा कि मुझे भी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा ले जाना। इस प्रकार से उन्होंने समझाया कि इस प्रकार का भाव हमें, आदर्श के भाव को हृदय में रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से वह बैठे बैठे अपने मन में समझा रहे हैं अपने आप को। चलिए अगला प्रश्न रहेगा हमारा, अद्यापि तत् नाटक पाठेन पूर्वतः कस्य हृदयम विलीयते। अद्यापि माने आज भी, तत् माने जो नाटक पाठ से, इस नाटक पाठ से, पूर्वतः माने पहले के समान, कस्य हृदयम किसके हृदय में, विलीयते माने समा गया है, आज भी वह मेरे हृदय में क्या है, विलीयते माने स्थापित है। आज भी तत् नाटक पाठेन, उस नाटक के पाठ से, पूर्वत माने पहले के समान, गांधी ने हृदय में विलीयते, हृदयम विलीयते हृदय में क्या है, समाहित है। तो अद्यापि में दीर्घ संधि, अद्यापि में क्या है, दीर्घ संधि है। जरा देखें, तत् नाटक तन नाटक पाठेन में यहाँ तृतीय विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है, तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। यहाँ व्यंजन संधि है, व्यंजन का मतलब हल संधि। कौन सी संधि है, हल संधि, तत् धन नाटक। और यहाँ होगा अद्यापि, तो अद्यापि में होगी दीर्घ संधि। अद्य धन अपि दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। कस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। कस्य में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, हृदयम हृदय को, हृदय को। द्वितीय विभक्ति विलीयते माने समाहित होना, समाहित होना, समाहित होना। ठीक, अद्यापि आज भी तत् नाटक पाठेन, उस नाटक के पढ़ने से, पूर्वत माने पहले के समान, ठीक, गांधीना गांधी के हृदय में विलीयते, इसमें आज भी वह हृदय में क्या है, समाहित सा है। क्या, जो उन्होंने वो नाटक पढ़े थे, कौन से नाटक, जो श्रवण पितृभक्ति का नाटक जो पढ़ा था और जो हरिश्चंद्र का नाटक देखा था, आज भी उनके हृदय में उसको पढ़ने से, पहले बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन आज भी वह हृदय में विलीयते, आज भी वो मुझे याद दिलाता है कि किस प्रकार से नाटक को पढ़ा गया था, किस प्रकार से क्या किया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ समझ में आ गया होगा। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, अद्यापि, अद्यापि बन जाएगा ना, अद्य धन अपि, क्या है, अद्य, क्या लिखा है, अद्य धन अपि, दीर्घ संधि है, इसका आ ले लिया और इसका आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बना दिया। ठीक है ना, तो ये बनेगा हमारा अद्य, क्योंकि इससे आ निकल गया तो आधा हो गया, आ हमारा बीच में आ जाएगा, अपी का आ निकल गया था तो केवल पी बचेगी। अब इसको इसमें जोड़ दो, बनेगा अद्या, और पी जुड़ जाएगा तो अद्यापि। क्या बन गया है, अद्यापि। समझ में आ गया ना, अद्यापि बन गया है। तो अद्यापि तत् नाटक पाठ्यन में भी व्यंजन संधि है, वो भी एक थोड़ा विग्रह बस देख लीजिए, विग्रह ही दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत बार बता भी चुके हैं ये चीज़ें, तो थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करना है। देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है, तत् धन नाटक पाठेन, ये लिखा हुआ है तत् धन नाटक पाठन। ता अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन करेगा, और पंचम अक्षर में जब परिवर्तन करेगा तो ये बन जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर तन नाटकम, तन नाटक पाठेन। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा बन गया है तन नाटक पाठेन, माने यहाँ ना हो जाएगा इस प्रकार से, तन नाटक पाठेन, इस प्रकार से। ठीक है ना, कोई दिक्कत, गांधीना हृदयम विलीयते। चलिए, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आपको कोई समस्या, तो मेरी समस्या तो नहीं जानी चाहिए, बाकी आप लोग पढ़ने के बाद बताइएगा कि क्या दिक्कत समझ में आई है, कहीं पर कोई छूट गया हो, कोई चूक हो गई हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है इस बात को। ठीक है ना, बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को देने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम,
आगे हमारा इसमें केवल 12 प्रश्न हमारे थे और वो 12 प्रश्न हमारे जो थे वो कौन कौन से थे वो याद रखिएगा कि 12 प्रश्न जो हमारे थे वो हमारे परीक्षा उपयोगी, कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको आप थोड़ा सा 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। इसके सारे प्रश्न परीक्षा से संबंधित बहुत सुंदर हैं, ठीक है ना। और आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं, ठीक है ना। हृदय से मेल छात्र और गुरु का होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको परेशान है, हम आपकी चिंता करने के लिए आपको केवल मेहनत करना है, आपको केवल प्रयास करना है, पढ़ते रहना है बहुत अच्छे से। आप किसी भी माध्यम को हो, चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी माध्यम, यूपी बिहार, पटना बिहार, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो है ना आपकी चिंता करने के लिए, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो इंद्रजाल के माध्यम से, नेट के माध्यम से, आप जान इंद्रजाल का मतलब नेट, ठीक है ना। इंटरनेट के माध्यम से आपको क्या करना है, आप तो जाकर के बस मैग्नेट ब्रेन्स को लिखिए, और चाहे आप यूट्यूब पर जाइए, चाहे फेसबुक पर जाइए, इंस्टा पर जाइए, टेलीग्राम पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, कहीं पर भी जाएंगे पाएंगे आप किसको, मैग्नेट ब्रेन्स को, क्योंकि आप उससे अध्ययन कर रहे हैं और हम आपको क्या है 100% बिल्कुल फ्री, कोई आपसे निःशुल्क शिक्षा वो पे नहीं किया जाता है, कोई भी आपसे पेमेंट नहीं लिया जाता है। तो आप मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, हम भी आपको बहुत अपनी पूर्ण मेहनत के साथ आपको देते रहेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, आप लोग पढ़ते रहिए, आप सफल हों। धन्यवाद।